नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 11 समाजशास्त्र चैप्टर 4 पश्चायत समाजशास्त्री एक परिचय पर प्रश्नोत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, बौद्धिक ज्ञानोदय किस प्रकार समाजशास्त्र के विकास के लिए आवश्यक है? उत्तर नंबर 1, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के पश्चिमी उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के पश्चिमी यूरोप में संसार के विषय में सोचने विचारने के मौलिक दृष्टिकोण का जन्म हुआ। यह ज्ञानोदय अथवा प्रबोधन के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, विवेकपूर्ण और आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रवृत्ति ने मनुष्य को सभी प्रकार के ज्ञान का उत्पादन और उपभोक्ता दोनों में बदल दिया। मानव व्यक्ति को ज्ञान का पात्र की उपाधि दी गई। नंबर 3, जो व्यक्ति विवेकपूर्ण ढंग से सोच विचार कर सकते थे, केवल उसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से मनुष्य माना गया। नंबर 4, तर्क संगत को मानव जगत की परिभाषित विशिष्टता का स्थान देने के लिए प्राकृतिक धर्म प्रसंग संप्रदाय तथा देवी देवताओं के वर्चस्व को कम करना अनिवार्य था। इसका कारण था कि पहले मानव जगत को जानने समझने के लिए इन्हीं विचारों का सहारा लेना पड़ता था। प्रश्न नंबर 2, औद्योगिक क्रांति किस प्रकार समाजशास्त्र के जन्म के लिए उत्तरदायी है? उत्तर नंबर 1, उत्पादन घर से बाहर निकलकर फैक्ट्रियों के हवाले चला गया। नवीन स्थापित उद्योगों में काम की तलाश में लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ दिया और शहरी क्षेत्रों में चले गए। नंबर 2, अमीर लोग बड़े बड़े भवनों में रहने लगे और मजदूर वर्ग ने गंदी बस्तियों में रहना प्रारंभ कर दिया। नंबर 3, आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था के कारण राजतंत्र को लोक संबंधित विषयों और कल्याणकारी कार्यों की जवाबदेही उठाने के लिए बाध्य किया गया। प्रश्न नंबर 3, उत्पादन के तरीकों के विभिन्न घटक कौन कौन से हैं? उत्तर, उत्पादन के तरीकों के निम्नलिखित घटक हैं। नंबर 1, प्रथम उत्पादक के साधन है, जिसका अर्थ है मजदूर वर्ग जो उत्पादन करते हैं। द्वितीय, पूंजीपति वर्ग है, जिसका उत्पादन के संसाधनों पर नियंत्रण रहता है। उपभोग की वस्तुओं की तरह श्रम बाजार में बेचा जाता है। अपने उत्पादन को मजदूरों द्वारा निष्पादन के लिए पूंजीपति वर्ग के पास अर्थ और साधन है। पूंजीपति वर्ग मजदूरों के दम पर अधिक अमीर बन गए। प्रश्न नंबर 4, मार्क्स के अनुसार विभिन्न वर्गों में संघर्ष क्यों होते हैं? उत्तर, मार्क्स ने दोनों वर्गों का अध्ययन किया है। प्रत्येक समाज में दो विदेशी समूह पाए जाते हैं। प्रारंभ में ही इन दो वर्गों के बीच संघर्ष समानता बढ़ाया जा रहा है। पूंजीपति वर्ग का उत्पादन भी सभी साधनों पर नियंत्रण रहता है और यह वर्ग उत्पादन के अपने संसाधनों की सहायता से अन्य वर्गों का दमन करता है। द्वितीय वर्ग मजदूर वर्ग है, जिन्हें श्रमजीवी वर्ग की संज्ञा दी गई है। शोषक और शोषित वर्ग के बीच संघर्ष समानता बढ़ता रहता है। इसका कारण यह है कि पूंजीपति वर्ग मजदूरों को शायद ही कुछ देने की इच्छा रखते हैं। मार्क्स के अनुसार आर्थिक प्रक्रियाएं सामान्यतः वर्ग संघर्ष को जन्म देती है, यद्यपि यह भी राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 5, सामाजिक तत्व क्या हैं? हम इन्हें कैसे पहचान सकते हैं, पहचानते हैं? उत्तर, सामाजिक तत्व सामूहिक प्रतिनिधित्व है। इसका उदय व्यक्तियों के संगठन से होता है। वह किसी व्यक्ति के लिए विशिष्ट नहीं होते हैं, परंतु सामान्य प्रकृति के होते हैं और व्यक्तियों से स्वतंत्र होते हैं। दुखाइम ने इसे रंगामी स्तर कहा, जो कि स्टील सामूहिकता का जीवन स्तर है, जहां सामाजिक प्रघटनाओं का उदय हो सकता है। दुखाइम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि जिनका प्रदर्शन है कि समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो अपूर्व तत्वों जैसे सामाजिक तत्वों का विज्ञान हो सकता है, परंतु एक ऐसा विज्ञान जो अवलोकन, अनुभविक, इंद्रियानुभवी, सत्यापीय साक्ष्यों पर आधारित है। आत्महत्या पर दुखाइम के द्वारा किया गया अध्ययन नवीन आनुभविक आंकड़ों पर आधारित एक सर्वाधिक
चर्चित उदाहरण हैं। आत्महत्या के प्रत्येक अध्ययन का विशिष्ट रूप से व्यक्ति तथा उसकी परिस्थितियों से सरोकार है। प्रश्न नंबर 6, यांत्रिक और सावयवी एकता में क्या अंतर है? उत्तर, दुखाइम का मत है कि प्रत्येक समाज में कुछ मूल्य, विचार, विश्वास, व्यवहार के ढंग, संस्था और कानून विद्यमान होते हैं जो समाज को संबंधों के बंधन से बांध कर रखते हैं। इन तत्वों की उपस्थिति के कारण समाज में संबंधों और एकता का अस्तित्व कायम रहता है। जिन्होंने सामाजिक एकता की प्रकृति के आधार पर समाज को वर्गीकृत किया, जिनका समाज में अस्तित्व कायम है, जो निम्नलिखित है। यांत्रिक एकता, सार्वत्रिक एकता। नंबर 1, कम विकसित समाज में यह प्रभुत्व संपन्न होता है। नंबर 2, इसकी प्रकृति खंडी होती है। नंबर 3, इसके अंतर्गत सामाजिक संबंधों का बंधन कमजोर होता है। नंबर 4, कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इसका प्रभाव आर्थिक होता है, अधिक होता है। नंबर 5, इसका स्वरूप कठोर और विशिष्ट होता है। सावयवी एकता। नंबर 1, अत्यधिक विकसित समाजों में यह प्रभुत्व संपन्न होता है। नंबर 2, इसकी प्राकृतिक संगठित होती है। नंबर 3, इसमें सामाजिक संबंधों का बंधन मजबूत होता है। नंबर 4, अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इसका प्रभाव महसूस किया जाता है। नंबर 5, यह अमृत और सामान्य होता है। प्रश्न नंबर 7, उदाहरण सहित बताएं कि नैतिक संहिताएं सामाजिक एकता को कैसे दर्शाती हैं। उत्तर, सामाजिकता को आचरण की संहिताओं में ढूंढा जा सकता है जो व्यक्तियों पर सामूहिक समझौते के अंतर्गत थोपा गया है। अन्य तथ्यों की तरह नैतिक तथ्य भी राजनीतिक परिघटनाएं हैं। इनका निर्माण क्रिया के नियमों से हुआ है जो विशेष गुणों के द्वारा पहचाने जाते हैं। उनका अवलोकन, वर्णन और वर्गीकरण संभव है और विशिष्ट कानूनों के द्वारा समझाया भी जा सकता है। दुखाइम के मतानुसार समाज एक सामाजिक तथ्य है। इसका अस्तित्व नैतिक समुदाय के रूप में व्यक्ति के ऊपर था। सामाजिक एकता समूह के प्रतिमानों और उम्मीदों के अनुरूप व्यवहार करने के लिए व्यक्तियों पर दबाव डालती है। नैतिक संहिताएं विशिष्ट सामाजिक परिस्थितियों का प्रदर्शन है। एक समाज की उपयुक्त नैतिक संहिता दूसरे समाज के लिए अनुपयुक्त होती है। वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम नैतिक संहिताओं से निकाला जा सकता है। इसने समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान के समान बना दिया है और इसका विहित उद्देश्य समाजशास्त्र को एक उत्तरदायी वैज्ञानिक संकाय के रूप में स्थापित करने के अत्यधिक निकट हैं। व्यवहार के प्रतिमानों का अवलोकन कर उन प्रतिमानों, संहिताओं एवं और सामाजिक एकताओं को पहचानना संभव है जो उन्हें नियंत्रित करते हैं। व्यक्तियों के सामाजिक व्यवहारों के प्रतिमानों का अध्ययन कर अन्य रूप से अध्ययन वस्तुओं का अस्तित्व जैसे विचार, प्रतिमान, मूल्य और इसी प्रकार अन्य को अनुभवी रूप से सत्यापित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 8, नौकरशाही की बुनियादी विशेषताएं क्या हैं? उत्तर, नौकरशाहों के निश्चित कार्यालयी क्षेत्राधिकार होते हैं। इनका संचालन नियम, कानून तथा प्रशासनिक विधानों द्वारा होता है। कार्यान्वयन के लिए उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ वर्गों को आदेश स्थायी रूप में दिए जाते हैं, परंतु जिम्मेदारियों को परिसीमित कर उनका जिम्मा अधिकारियों को सौंप दिया जाता है। नौकरशाही में पदों की स्थितियां स्वतंत्र होती हैं। अधिकारी और कार्यालय श्रेणीगत सोपान पर आधारित होते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत उच्च अधिकारी निम्न अधिकारियों का निर्देशन करते हैं। नौकरशाही व्यवस्थाओं का प्रबंध लिखित दस्तावेजों के आधार पर चलाया जाता है। इन लिखित दस्तावेजों को फाइलें भी कहते हैं। इन फाइलों को रिकॉर्ड के रूप में संभाल कर रखा जाता है। कार्यालय में अपने असीमित कार्यालय समय के विपरीत कर्मचारियों से संग्रह एकाग्रता की अपेक्षा की जाती है। इस प्रकार कार्यालय में एक कर्मचारी का आचरण विहित नियमों और कानूनों द्वारा नियंत्रित होता है। प्रश्न नंबर 9, सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार विशिष्ट तथा भिन्न प्रकार की वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता होती है? उत्तर, स्वयं करें। प्रश्न नंबर 10, क्या आप ऐसे किसी विचार अथवा सिद्धांत के बारे में जानते हैं जिसने आधुनिक भारत में किसी सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया हो? उत्तर, स्वयं करें। प्रश्न नंबर 11,
मार्क्स मार्क्स तथा वेबर ने भारत के विषय में क्या लिखा है, पता करने की कोशिश कीजिए। उत्तर, मार्क्स ने तर्क दिया कि अर्थव्यवस्था लोगों के विचारों और विश्वासों का स्रोत है, वे इसी अर्थव्यवस्था के भाग हैं। मार्क्स ने आर्थिक संरचना और प्रतिक्रियाओं पर अत्यधिक बल दिया। उनका विश्वास था कि वह प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था के आधार पर और मानव का इतिहास इसका साक्षी है। मार्क्स का विश्वास था कि सामाजिक परिवर्तन के लिए वर्ग संघर्ष अत्यधिक महत्वपूर्ण ताकत है। वेबर ने तर्क किया कि सामाजिक विज्ञान का समग्र उद्देश्य सामाजिक क्रियाओं की समझ के लिए व्याख्यात्मक पद्धति का विकास करना है। सामाजिक विज्ञानों का केंद्रीय सरोकार सामाजिक कार्यों से है और कारण यह है कि मानव के कार्यों में व्यक्तिनिष्ठ अर्थ शामिल है। इसलिए सामाजिक विज्ञान से संबंधित जांच की पद्धति को प्राकृतिक विज्ञान की पद्धति से भिन्न होना अनिवार्य है। सामाजिक दुनिया मूल्य, भावना, पूर्वाग्रह, विचार और इसी प्रकार अन्य जैसे व्यक्तिनिष्ठ मानव के गुणों पर आधारित है। सामाजिक वैज्ञानिकों को समानुभूति समझ का निरंतर अभ्यास करना है, परंतु यह जांच वस्तुनिष्ठ तरीके से किया जाना अनिवार्य है। समाज शास्त्रियों से आशा की जाती है कि वे दूसरे की विषयगत भावनाओं को परखने के बजाय केवल वर्णन करें। प्रश्न नंबर 12, क्या आप कारण बता सकते हैं कि हमें उन चिंतकों के कायों का अध्ययन क्यों करना चाहिए जिनकी मृत्यु हो चुकी है? इसके द्वारा इसके कार्यों का अध्ययन न करने के कुछ कारण क्या हो सकते हैं? उत्तर, स्वयं करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।